कोई महिला है वो अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाती है या उसको परेशान करती है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे सर अपन देश में अतुल सुभाष वाला केस था, उसमें अतुल सुभाष वाले केस में उसकी वाइफ ने उसको काफी फोर्स किया तो वो आत्महत्या के लिए उसने आत्महत्या कर ली। सर ऐसी सिचुएशन में पति क्या कार्रवाई कर सकता है अपनी वाइफ के खिलाफ? सर जैसे अपन मानते हैं कि दहेज लेना कानूनी अपराध है, डिवोर्स के टाइम जो एलिमनी राशि ली जाती है क्या वो चीज सही है? सर यदि कोई शादीशुदा कपल है और उसकी वाइफ का किसी और साथ अफेयर चल रहा हो तो उसका पति क्या कार्रवाई कर सकता है उसके लिए? बिना सबूत के पति को गिरफ्तार कर सकते हैं? महिलाओं के द्वारा सर दुरुपयोग भी काफी हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह आपका आज फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कानून अदालत में। आज अपन उस विषय पर चर्चा करने वाले जो भी हाल ही में काफी इंटरेस्टिंग हो रहता है। अपन अभी देख रहे हैं कि आज से युवा है जो लड़ते हैं वो शादी करने से चूक कर रहे हैं क्योंकि उनमें रहती अरेंज मैरिज करेंगे तो जैसे राजा रघुवंशी के साथ हुआ उसकी हत्या हुई वैसे होगा। लव मैरिज करते हैं तो अतुल सुभाष का नाम आपने सुना होगा, उसके साथ हुआ वैसा होगा। तो ये चीजों भी काफी चल रही है। तो क्या लड़कों के लिए तो सेफ्टी है, तो कानून है, उनके बचाव के तो कानून में कोई रक्षा है, उस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। और आज उन सब की चर्चा में अपने साथ में मौजूद है राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता और ट्रायल कोर्ट के मिस्टर एडवोकेट हातेज तिवारी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर यदि कोई शादीशुदा कपल है तो उसकी वाइफ का किसी बाहर किसी और साथ अफेयर चल रहा हो तो उसका पति क्या कार्रवाई कर सकता है उसके लिए? देखिए, ये एक तरह से एडल्ट्री की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अब ये नए बीएनएस में इसको रिपील कर दिया गया है। लेकिन ये एक हस्बैंड के प्रति क्रूअल्टी की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है सर। तो पति को ये अधिकार है कि वो क्रूअल्टी के बेस पे अपनी पत्नी से डिवोर्स फाइल कर सकता है, डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो सर इसमें जैसे वो डिवोर्स फाइल करेगा जी तो सर इसमें डिवोर्स हो रहा है उसकी पत्नी गलती से, ये पत्नी का अफेयर है इसलिए, जी तो सर इस डिवोर्स में क्या पति को एलिमनी राशि देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर पति ये साबित कर देता है कि उसकी पत्नी ने उसके प्रति क्रूअल्टी कारित की है और एडल्ट्री का ग्राउंड उसका वैलिड है, तो फिर पत्नी पति से एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती। और सर ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनके अंदर पत्नी एलिमनी डिमांड नहीं कर सकती या पति एलिमनी राशि से बच सकता है? यदि पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट के आधार पे डिवोर्स लेते हैं तो ये उनकी आपसी सहमति होती है कि वो किस तरह से एलिमनी लेना भी चाहती है या नहीं लेना चाहती। एडल्ट्री प्रूव होने पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। इसके अलावा यदि पत्नी सक्षम है कमाने में, एजुकेटेड है और वो पूर्व में भी अगर नौकरी कर चुकी है तो भी वो अपने पति से एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकती। और सर यदि किसी की वाइफ अपने पति के ऊपर मतलब अपने पति को अत्याचार कर या अपने पति को प्रताड़ित करती है तो पति उस सिचुएशन में क्या कार्रवाई कर सकता है? देखिए, चूंकि अपने यहाँ पे औरतों की स्थिति को कमज़ोर मानकर उनके पक्ष में दहेज प्रथा के विरोध में कानून लाए गए थे, इसलिए 498 ए का पूरा एब्सोल्यूट जो अधिकार है वो पत्नियों के, महिलाओं के पक्ष में जाता है। लेकिन यदि कोई महिला, पत्नी या उसके रिश्तेदार किसी पति या उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, तो उनके लिए भी है ना, पति और उनके परिवारजन सक्षम न्यायालय में पुलिस थाने के माध्यम से है ना केस फाइल कर सकते हैं। बीएनएस की धारा 217, 248 इनके तहत भी झूठी सूचना देना, सरकारी कर्मचारी को झूठी सूचना देना, जैसे कि एफआईआर के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, झूठी एफआईआर लिखवा रहे हैं या कोई गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप उन पे, उनके आधार पे उनको दोष सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए पति सेक्शन 217, 248 बीएनएस में भी है ना कोर्ट के अंदर पिटीशन अपना परिवाद दायर कर सकते हैं। यदि आपके पास पूरे आधार हैं कि
पत्नी ने और उसके परिजनों ने बिल्कुल झूठे तथ्यों पे आप आधारित एफआईआर दर्ज करा रखी है आपके खिलाफ, तो आपको अपने पूरे समुचित आपके पास जो भी डिफेंस के आपके जो भी आपके पास एविडेंस है उसके आधार पे आप है ना माननीय उच्च न्यायालय में जाकर उस एफआईआर को रद्द करने के लिए 526 बीएनएस के तहत आप आवेदन कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको निश्चित रूप से एफआईआर रद्द होने की संभावना मिलती है। ठीक है सर। इसी से आपने बताया 498A जो अभी आजकल बीएनएस 85 में चेंज हो गया है, तो सर ये 498 है क्या? देखिए, ये किसी महिला को उसके पति और उसके नातेदार किसी भी तरह से क्रूअल्टी उसके लिए कारित करते हैं, जो कि क्रूअल्टी मानसिक या शारीरिक रूप से हो सकती है, उसके लिए उनको दंडित किया जाने का प्रावधान है। अब इसमें ये आता है कि महिला या उसके कोई भी परिजन उस आधार पे पति या उसके परिजनों के खिलाफ ये इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। क्रूअल्टी बेसिकली 498 का उपयोग दहेज बाबत किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी महिला से उसके पति या उसके परिवारजन किसी संबंधित चीज़ को लेकर कोई भी डिमांड कर सकते हैं, जो कि डॉवरी डिमांड के तहत आती है। उसके विरुद्ध ये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है। जी सर, आज तो सुनने में आ रहा है जी, जो 498A है, जो बीएनएस 85 है, इसका महिलाओं के द्वारा सर दुरुपयोग भी काफी हो रहा है कि महिलाएं इसका गलत फायदा उठा रही है सर। तो सर यदि किसी की वाइफ इसका गलत फायदा उठाती है, अपने पति को इसमें गलत टेस्ट में झूठे टेस्ट में फंसाती है, तो पति उस स्थिति में सर क्या कार्य कर सकता है? बिल्कुल, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। पति या उसके परिवारजन ऐसी झूठी एफआईआर के विरुद्ध 217, 248 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, या एफआईआर रद्द कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और साथ ही मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं। अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में, जैसा कि सबने पढ़ा भी होगा उसको समाचार पत्रों के माध्यम से भी, ये एक लेडी आईपीएस को निर्देशित किया था कि वो अपने पति और उसके परिवारजनों के प्रति अपने किए गए क्रूरतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करें। सर ये जो 498A है, जब वाइफ इसके अंदर एफआईआर करवाती है या टेस्ट करती है, तो क्या बिना सबूत के पति को गिरफ्तार कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये धारणा गलत है। अब तो इसमें काफ़ी सुधार भी हो चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में ऐसा भी उल्लेखित किया है कि 498A में सीधे गिरफ्तारी ना होकर पहले काउंसलिंग होगी, एक समिति बनाई जाएगी जो कि इस मामलों की जांच करेगी। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा ये सोचने के लिए अब कोई कारण नहीं है कि उसकी 498A में तुरंत गिरफ्तारी हो पाए। ठीक है सर। और सर यदि 498 में उसको सारी जांच पड़ताल करते कार्रवाई करते उस पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सर उस स्थिति में पति सर जमानत लेने के लिए क्या प्रोसेस कर सकता है? देखिए, जहाँ तक केवल 498A का प्रश्न है, तो इसमें अनुसंधान अधिकारी को अगर उचित प्रतीत होता है कि गिरफ्तार किए जाने का कोई उचित कारण नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आधार होता है जिस हेतु गिरफ्तारी निश्चित की जाती है। जहाँ तक कि 498A का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी सवाल उठता है, तो इसमें इसको आसानी से जमानत पति को प्राप्त हो जाती है। सर यदि कोई महिला है वो अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाती है या उसको परेशान करती है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, जैसे सर अपन देश में अतुल सुभाष वाला केस था, उसमें अतुल सुभाष वाले केस में उसकी वाइफ ने उसको काफी फोर्स किया तो वो आत्महत्या के लिए उसने आत्महत्या कर ली। सर ऐसी सिचुएशन में पति क्या कार्रवाई कर सकता है अपनी वाइफ के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आत्महत्या का जो कारण बताया है
कि प्रताड़ना से आत्महत्या कोई कर रहा है, तो ये तो वैसे भी बहुत गलत स्टेप है। इस तरह की नौबत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास कानूनी विकल्प उपलब्ध है। तो आत्महत्या करने का विचार तो बहुत ही कमज़ोर प्रकृति के लोग करते हैं। आपके पास समुचित विधिक उपचार उपलब्ध हैं, उनको अवेल करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। आप झूठी एफआईआर के विरुद्ध जो भी आपके पास रेमेडी है, वो सभी रेमेडी आज ये बीएनएस में उपलब्ध है। उसे उपयोग में लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि आत्महत्या का कदम उठाना चाहिए। सर यदि तीसरी वाइफ है वो अपने पति के ऊपर शारीरिक हिंसा करती है, तो उस स्थिति में वो पति क्या टारगेट से अपनी वाइफ के खिलाफ? देखिए, यहाँ पे पति पत्नी जब शारीरिक हिंसा एक दूसरे के लिए करते हैं, तो पति जो बीएनएस की जो मारपीट की धाराएं हैं, उनके तहत अपना एक पृथक से एफआईआर पत्नी के विरुद्ध दर्ज करा सकता है, और साबित होने पे पत्नी को जरूर उसमें दंडित किया जाएगा। यदि सर किसी की वाइफ बिना किसी रीजन, बिना किसी कारण अपने ससुराल को छोड़ते अपने हाइटी जाते बैठ जाती है और वापस नहीं आती है, तो उस स्थिति में उसका हस्बैंड क्या टारगेट कर सकता है? देखिए, ऐसी स्थिति में पति को चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसके कारण उसकी पत्नी उससे पृथक होकर रह रही है और उसके साथ नहीं रह रही, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए उसको नोटिस दे। यदि वो जस्टिफाई नहीं कर पाती है किसी कारण, तो कोर्ट निश्चित रूप से पति के पक्ष में फैसला देगा और पत्नी को आदेशित करेगा कि वो उसके साथ रह के अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे। सर जैसे कोई बहू है, तो उसका अपने जो सास ससुर की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसमें क्या उसका अधिकार होता है? देखिए, ये बहुत अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि सास ससुर की जो पर्सनल अर्न प्रॉपर्टी है, उसमें बहू को अधिकार योग्य नहीं माना गया है। परंतु यदि बहू किसी अयोग्यता या निर्योग्यता, अयोग्यता नहीं सॉरी, यदि बहू की सिचुएशन ऐसी है कि वो अपना बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं कर पाती और उसका पति नहीं है, ऐसी सूरत में वो अपने सास ससुर से मेंटेनेंस हेतु डिमांड कर सकती है। लेकिन इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो बहू है वो एजुकेटेड नहीं हो, सक्षम नहीं हो, पूर्व में कहीं कोई नौकरी या कोई और कार्य नहीं करती रही हो, क्योंकि यदि वो कैपेबल है तो उसको फिर उनकी पर्सनल अर्निंग में से सास ससुर की सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी में वो हिस्सा नहीं ले सकते। और सर यदि जो बहू है उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया हो और वो बहू अपना ससुराल छोड़ दे अपने घर चली गई हो वापस, फिर क्या वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी हिस्सा मानती हो? नहीं, देखिए, उस जैसा स्थिति में मैंने बताया कि इसमें बहुत अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने इसको माना है कि वो बहू अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये और भी कई विभिन्न कारणों पे डिपेंड होता है। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, परंतु ये जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है सास ससुर की, उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता। सर जैसे अपन ने जो अतुल सुभाष वाला केस था, उसमें देखा उसकी वाइफ पति के ऊपर दबाव डालती है पैसों के लिए, तो उसे वो परेशान होकर आत्महत्या करता है। तो सर यदि कोई वाइफ अपने पति के ऊपर दबाव डालती हो पैसों के लिए, अवैध वसूली करती हो अपने पति से, तो पति क्या कार्रवाई कर सकता है उस सिचुएशन में? देखिए, ये वसूली अवैध होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पति निश्चित रूप से अपनी पत्नी के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 के तहत धोखाधड़ी विश्वासघात का केस फाइल कर सकता है और उसको दंडित करवा सकता है न्यायालय के माध्यम से। सर जैसे अपन मानते हैं कि दहेज लेना कानूनी अपराध है, तो सर डिवोर्स के टाइम जो एलिमनी राशि ली जाती है, तो क्या वो चीज सही है आपकी राय में? देखिए, विधिक प्रक्रिया का जहाँ तक प्रश्न है, ये निर्धारित किया गया है और ये एक अब तो एक परंपरा सी हो गई है कि एक माना जाता है कि महिला को एक आगे का जीवन सम्मान पूर्वक जीने के लिए उसको एक कुछ धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए,
जो कि एक मानवीय रूप से भी न्यायोचित है। परंतु यदि आप बात कर रहे हैं दहेज लेने की या दहेज देने की, दोनों ही सिचुएशन अपराध की श्रेणी में आते हैं। दहेज लेना भी उतना ही गलत है जितना दहेज देना। ऐसी परिस्थिति में यदि पत्नी क्रूअल्टी करती है तो वो एलिमनी की हकदार नहीं होनी चाहिए। सर जैसे शादी के समय हस्बैंड और वाइफ के अंदर ऐसा तो एग्रीमेंट हो सकता है कि जब हमारा कभी बाई चांस डिवोर्स होता है तो हम एलिमिनेशन नहीं देंगे या लेंगे, बिल्कुल। इस चीज आपके क्या विचार, ये होना चाहिए अपने कानून में? हाँ, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा सुझाव भी मैं मानता हूँ इसको। वर्तमान परिदृश्य में शादियां जब ज़्यादा नहीं चल रही, अपन वैसे भी देखेंगे, आप देखेंगे कि हम मैरिज रजिस्टर कराते हैं तो कई तरह के एफिडेविट लगते हैं, उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं, प्राइवेट व्यक्ति भी होते हैं जो ये एफिडेविट देते हैं कि हमने ना तो दहेज, किसी प्रकार के दहेज की मांग की है, ना दहेज हमने दिया है। तो ये निश्चित रूप से जब हम एफिडेविट दे सकते हैं तो एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसमें ये एक अच्छा, इस विषय पे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो सकती है। इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सुझाव है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हो जिसके नियम दोनों पक्षों पे मान्य हो। और ये एक क्लियरिटी हो जाती है कि आज के युग में जहाँ दोनों लड़का और लड़की बहुत समझदार और बहुत टैलेंटेड होते हैं, एजुकेशनली देख लें, टेक्निकली देख लें, तो वो इस एक राय पर चल सकें, उनके बीच में इस तरह की कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है आपका। आज अपन इस चर्चा तो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज अपने जो सर आप आए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपन फिर से कभी और मिलते हैं। धन्यवाद सभी का। थैंक यू।